हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 25 मार्च से 8 अप्रैल 2024 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही निम्मू पदुम दारचा रोड किस पहाड़ी दर्रे से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है जेलेपला दर्रा, सेला दर्रा, सिंकुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी सिंकुला दर्रा है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। निम्मू पदुम दारचा रोड, जिसे जांस्कर राजमार्ग के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करता है। कौन कौन से? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच की बॉर्डर बनाती है, जो जास्कर लद्दाख के सुरमग क्षेत्र से होकर गुजरता है। यह अब मनाली लेह रोड, जिसकी लंबाई 428 किलोमीटर है, और श्रीनगर लेह रोड, जिसकी लंबाई 439 किलोमीटर है। इसके अलावा तीसरी दूरी है जो लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ती है। इसका निर्माण बीआरओ यानी कि सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल फणिगिरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोवा, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, तेलंगाना। दोस्तों, फणिगिरी बौद्ध स्थल तेलंगाना में स्थित है। इसके बारे में और जानते हैं। चलिए, हाल ही में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में फणिगिरी में एक सिक्के के भंडार का पता लगाया है। यह हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। यह दक्कन के पश्चिम और पूर्वी तट को जोड़ने वाले प्राचीन व्यापार मार्ग, जिसे दक्षिणापथ कहा जाता था, इस पर रणनीतिक रूप से स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध मठों में से एक है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये सिक्के इक्ष्वाकु काल के हैं, इक्ष्वाकु डायनेस्टी से, जो 3री शताब्दी से 4ठी शताब्दी के बीच के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाशिंगटन संधि 1949 ने निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की नींव रखी थी? आपके ऑप्शन है नेटो, डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए नेटो हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब इसके बारे में और जानते हैं। नाटो में उत्तरी अमेरिका और यूरोप से 32 गठबंधन सदस्य हैं, यानी कि 32 देश इसमें शामिल हैं। वाशिंगटन संधि पर 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए गए थे। वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में यह कहा गया है कि एक सहयोगी के खिलाफ हमला सभी के खिलाफ हमला है। ये बहुत फेमस है, आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 5 के। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोजेक्ट आकाश तीर का सबसे अच्छा वर्णन है? दोस्तों, यह वायु रक्षा नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए भारतीय सेना की एक पहल है। कौन सी? प्रोजेक्ट आकाश तीर। अब इसके बारे में चलिए और जानते हैं। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम्स को शामिल करने की पहल की है। यह पहल वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण यानी कि डिजिटलाइजेशन करके स्वचालित करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका उद्देश्य मित्रवत विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और प्रतिस्पर्धी हवाई क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण विमानों को शामिल करने के लिए बल के लिए अभूतपूर्व स्तर की स्थितिजन्य जागरूकता और नियंत्रण प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमितिपत्ती शैलचित्र जो हाल ही में समाचारों में थे, ये कहां पाए गए हैं? आपके ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। दोस्तों, ये तमिलनाडु में पाए गए हैं। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यह पेंटिंग लगभग 3000 साल पुरानी है और कोंगो क्षेत्र की महत्वपूर्ण रॉक पेंटिंग्स यानी रॉक कलाओं में से एक है। गुफा में छोटे छोटे गड्ढे और छेद हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका उपयोग पानी और अन्य सामान रखने के लिए किया जाता था।
तमिलनाडु में अधिकांश शैल चित्र शैल श्राव यानी कि रॉक शेल्टर्स पर पाए गए हैं, लेकिन कोमट्टीपट्टी में शैल चित्र एक गुफा के अंदर बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन्नति जो कि एक प्राचीन बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। अब इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सन्नति कर्नाटक के कालाबुरागी जिले में कंगनहल्ली के पास भीमा नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है। यह चंद्रला परमेश्वरी मंदिर के लिए भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके प्राकृत भाषा में लिखा गया एक शिलालेख भी यहाँ पाया गया है। खुदाई में सम्राट अशोक को चित्रित करने वाली एक पत्थर की मूर्ति भी यहीं पाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट रैबिट तकनीक जो हाल ही में समाचारों में थी, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य त्वरक यानी कि एक्सीलरेटर्स में उपकरणों को सब नैनोसेकंड सटीकता के साथ सिंक्रोनाइज करना, इसका मुख्य उद्देश्य है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का। व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन CERN ने हाल ही में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है। यह तकनीक त्वरक यानी कि एक्सीलरेटर्स में उपकरणों को सब नैनोसेकंड सटीकता के साथ सिंक्रोनाइज करता है और इसका पहली बार उपयोग 2012 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ब्रिज फ्यूल कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, डीजल। दोस्तों प्राकृतिक गैस को ब्रिज फ्यूल कहा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल्स में कि क्यों कहा जाता है। ब्रिज फ्यूल एक ऐसे ईंधन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द है जो कम से कम पर्यावरणीय लागत के साथ समाज को बिजली देता है। प्राकृतिक गैस दहन प्रक्रिया यानी कि कंबशन प्रोसेस के दौरान कम ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है। ब्रिज फ्यूल का उपयोग करने का लक्ष्य आज के अधिकांश जीवाश्म ईंधन निर्भर ऊर्जा स्रोतों को प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि हम एक स्वच्छ और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से मुक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक। दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब इसके बारे में और जानते हैं। कोंडा रेड्डी एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है जो गोदावरी नदी के किनारे और आंध्र प्रदेश के गोदावरी और खम्मम जिलों के पहाड़ी के वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनकी सामाजिक नियंत्रण की अपनी एक संस्था है जिसे कुल पंचायत कहा जाता है। प्रत्येक गांव का एक पारंपरिक मुखिया होता है जिसे पेद्दा कापू कहा जाता है। वे बड़े पैमाने पर ज्वार की खेती करते हैं, ज्वार की जो उनका मुख्य भोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इको निवास संहिता जो एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नीति आयोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। दोस्तों ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है, यानी कि बिल्डिंग कोड है। ये कोड गर्मी के लाभ और हानि को सीमित करने और पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन और दिन की रोशनी की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करती है। इसे 2 भागों में लॉन्च किया गया है। भाग 1 में ऊर्जा कुशल आवासीय भवनों के निर्माण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना और भाग 2 में बिल्डिंग के कोड अनुपालन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम शामिल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।